चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या होता है जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे? एक आम नागरिक फिर कहाँ जाए? ये बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल है। और आज हमारे पास बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऐसा ही आदेश है जो इसी सवाल की गहराइयों में जाता है। सही। मामला जुड़ा है दमन क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस कर्मियों से, जिन पर अपहरण और जबरन वसूली जैसे बहुत गंभीर आरोप है। और ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं है, ये इस बात का एक क्लासिक केस स्टडी है कि जब सिस्टम खुद अपनी जांच करता है तो क्या हो सकता है, और न्यायपालिका को कहां पर एक लाइन खींचनी पड़ती है। बिल्कुल। ये केस दिखाता है कि कैसे एक क्रिमिनल केस की जांच ने खुद एक और कहानी बना दी, एक ऐसी कहानी जो पुलिस की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है 25 अगस्त 2025 को। ओके। शिकायत करता है आजेश पटेल, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ सूरत से दमन आए थे बस घूमने के लिए। एक नॉर्मल ट्रिप जैसा। हाँ बिल्कुल। उनका प्लान बड़ा सीधा साधा था। एक वाइन शॉप से उन्होंने शराब खरीदी और एक फार्म हाउस पर पार्टी करने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही कुछ हुआ। हाँ, रास्ते में उनकी इनोवा कार को 5-6 लोग रोकते हैं और ये लोग खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं। अच्छा। गाड़ी में शराब देखकर वो उन्हें कहते हैं कि पुलिस स्टेशन चलना होगा। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। उन्हें किसी आम पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, राइट? नहीं, उन्हें सीधे दमन पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया। क्राइम ब्रांच के ऑफिस में? बिल्कुल। और ये कोई आम पुलिसकर्मी नहीं थे, ये सभी क्राइम ब्रांच के लोग थे। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, मतलब पीएसआई। शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों को पहले ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में बिठाया और सबसे पहले क्या किया, उनके मोबाइल फोन छीन लिए, दुनिया से कनेक्शन काटने के लिए। एग्जैक्टली। फिर उन्हें ऊपर एक दूसरे कमरे में ले जाया गया जहां उनके साथ मारपीट भी हुई, उन्हें थप्पड़ मारे गए। मतलब डर का माहौल बनाने की पूरी कोशिश। और फिर एक और अफसर आता है, शायद रौब जमाने के लिए। और फिर एक बहुत ही अजीब बात होती है। शिकायत करता है जब शराब खरीदने की रसीद दिखाता है तो उस रसीद को जानबूझकर नकली बता दिया जाता है। मतलब सबूत को ही झुटला दिया। हाँ। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। जब आपका सबूत ही खारिज कर दिया जाए तो आपका भरोसा टूट जाता है। ये तो दिमागी तौर पर तोड़ने वाली बात है। और इसके बाद दी जाती है सबसे बड़ी धमकी। उन्हें कहा गया कि उन पर ऐसा केस लगा देंगे कि 14 साल की जेल हो जाएगी। 14 साल? हाँ। अब सोचिए, आप घूमने आए हैं और आपको 14 साल जेल की धमकी मिल रही है। इस पॉइंट पर वो समझ गए होंगे कि कानूनी कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल। वो डर गए और उन्होंने खुद ही कहा कि कुछ ले देकर मामला खत्म कर दीजिए। और पुलिस वालों को शायद इसी का इंतजार था। जैसे ही पैसे की पेशकश हुई, उन्होंने तुरंत 25 लाख रुपए की मांग कर दी। 25 लाख? हाँ। ये दिखाता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक तरह से उनका तरीका था। एक जाल बिछाओ और शिकार के खुद फंसने का इंतजार करो। सही काम। इसके बाद मोलभाव शुरू होता है और आखिर में 10 लाख रुपए पर बात तय होती है। लेकिन पैसे मंगवाने के लिए तो फोन चाहिए होगा जो उन्होंने छीन लिए थे। हाँ, तो यही उनकी चालाकी दिखती है। शिकायतकर्ता को उसका फोन वापस दिया जाता है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त थी? कि जो भी कॉल होगी वो स्पीकर मोड पर होगी। अरे वाह, मतलब वो पूरी बातचीत को कंट्रोल करना चाहते थे। बिल्कुल। तो शिकायतकर्ता अपने दोस्त विक्की पटेल को फोन करता है और उसे अपनी मां को 10 लाख का इंतजाम करने के लिए कहने को कहता है। और पुलिस वाले सब सुन रहे थे? सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे, वो विक्की और उसके दोस्त भाविन की लाइव लोकेशन भी ट्रैक कर रहे थे। ये पूरा एक किडनैपिंग रैंसम ऑपरेशन जैसा था, जिसे पुलिस वाले ही चला रहे थे। हाँ। तो पैसों की डिलीवरी कैसे हुई, वो भी काफी फिल्मी लगती है। बहुत। शिकायतकर्ता को उसकी ही इनोवा में बिठाकर ले जाया गया। एक पुलिस वाला बाइक पर पीछे पीछे आ रहा था और फिर एक स्विफ्ट कार भी उनके साथ हो ली। जब पता चला कि सिर्फ 5 लाख का ही इंतजाम हुआ है तो वो फिर से गुस्सा हो गए, धमकाने लगे। तो फिर बात कैसे बनी? आखिर में यह तय हुआ कि 7 लाख अभी और बाकी 3 लाख अगले दिन दिए जाएंगे। और फिर पैसे दे दिए गए? हाँ। शिकायतकर्ता को एक हुंडई शोरूम के पास उतारा गया। उसने अपने दोस्त से पैसे लिए और पुलिस वालों को दे दिए। इसके बाद जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसे और उसके दोस्तों को छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बाद में पता चलता है कि जब ये सब चल रहा था, उनके एक दोस्त ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर शिकायत कर दी थी। अच्छा, तो एफआईआर उसी शिकायत पर हुई? हाँ। और जब शिकायतकर्ता वापस हेडक्वार्टर्स गया तो उसने तस्वीरों से उन सभी पुलिसकर्मियों को पहचान लिया। एक एक करके किसने क्या किया सब बता दी। तो यहाँ तक तो ये अपहरण और जबरन वसूली का एक सीधा मामला लग रहा था। बिल्कुल। लेकिन यहीं से मामला एक सामान्य अपराध की कहानी से हटकर सिस्टम की खामियों की कहानी बन जाता है। सही कहा। जो शुरू में एफआईआर हुई थी उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(2) लगी थी। ये फिरौती के लिए अपहरण से जुड़ी है, राइट? हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर गैर जमानती अपराध है। मतलब जमानत मिलना लगभग नामुमकिन। बिल्कुल। इस धारा के लगने का मतलब था कि आरोपी पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता। लेकिन यहीं पर जांच में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। क्या हुआ? जब पुलिस ने 17 अक्टूबर को अपनी फाइनल रिपोर्ट यानी चार्जशीट फाइल की तो उसमें से धारा 140(2) को हटा दिया गया था। एक मिनट, मतलब जो सबसे गंभीर आरोप था, जो पूरे केस की रीढ़ की हड्डी था, उसे ही हटा दिया? हाँ, बस हटा दिया। इसका तो सीधा मतलब हुआ कि अब केस में सिर्फ जमानती अपराध बचे थे। इन्हें खुद ही गंभीर आरोप हटा दिए हैं तो जमानत मिलनी चाहिए। ये तो बहुत ही अजीब है। क्या पुलिस ने जांच एजेंसी ने एक तरह से अपने ही लोगों का पक्ष लिया? हैरान करने वाली बात यह है, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लगभग यही कहा कि पैसे की मांग पुलिस ने नहीं बल्कि शिकायतकर्ता ने खुद अपनी मर्जी से देने की पेशकश की थी। ये तो पूरी कहानी को ही पलट देना हुआ। हाँ, ये अपने सहकर्मियों को बचाने की एक बहुत ही कमजोर कोशिश लग रही थी। तो पुलिस ने चार्जशीट बदल दी। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मैजिस्ट्रेट के पास इसे मानने के अलावा कोई और रास्ता था? ये इस केस का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है
और इसका जवाब है नहीं। मजिस्ट्रेट पुलिस की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। अच्छा। और इस मामले में निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्तियों का बहुत सही इस्तेमाल किया। 20 अक्टूबर को उन्होंने एक आदेश दिया। क्या कहा उस आदेश में? और धारा 308(2) जबरन वसूली दोनों गैर जमानती अपराध बनते हैं। मतलब मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की कहानी को एक तरह से खारिज कर दिया। हाँ, उन्होंने पुलिस की चार्जशीट को महज एक राय माना और कहा कि अपराध इससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं। उन्होंने इस पर अभियोजन पक्ष को नोटिस भी जारी किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत जरूरी कदम था। और हाईकोर्ट ने भी मैजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में कुछ कहा है ना? बिल्कुल। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए साफ किया कि मैजिस्ट्रेट पुलिस की चार्जशीट का पोस्टमैन नहीं होता। चार्जशीट सिर्फ जांच अधिकारी की एक राय है। मैजिस्ट्रेट के पास 3 विकल्प होते हैं। क्या है वो 3 विकल्प? पहला, वो चार्जशीट मान ले। दूसरा, उसे खारिज कर दे और सबूतों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाए। और तीसरा, वो फिर से जांच का आदेश दे। तो इस केस में मजिस्ट्रेट ने दूसरा विकल्प चुना, जो पूरी तरह से उनके अधिकार में था। हाँ, और यह हमारी न्याय व्यवस्था के चेक्स एंड बैलेंसेस को दिखाता है। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के इस कदम को पूरी तरह सही ठहराया। लेकिन हाईकोर्ट सिर्फ यही नहीं रुका। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने जांच एजेंसी के तरीकों पर भी बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं। हाँ, और वो टिप्पणियां बहुत गंभीर हैं। कोर्ट ने नोट किया कि मामले की जांच के लिए पहले एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई थी, जो ऐसे मामलों में सही कदम है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर ही उस SIT को बिना कोई कारण बताए भंग कर दिया गया। 1 महीने में ही भंग कर दिया? क्यों? यही तो सवाल है। कोई कारण नहीं बताया गया। अदालत ने इसे ऐसा देखा कि शायद जांच को लेकर नीयत साफ नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और भी कुछ था। SIT के एक पूर्व सदस्य PSI सोनू दुबे, जो अब जांच टीम का हिस्सा भी नहीं थे, उन्होंने अदालत में आरोपियों के पक्ष में लिखित दलीलें पेश की। ये किससे हो सकता है? ये पूरी तरह से प्रक्रिया के खिलाफ था। अदालत ने इस पूरी कवायद को आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कहा। और सबसे गंभीर धारा 140(2) को हटाने का क्या कारण दिया गया था चार्जशीट में? यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। कोई कानूनी कारण नहीं था। बस एक लाइन लिखी थी कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद ऐसा किया गया। ये कोई कारण तो नहीं हुआ? बिल्कुल। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोई कानूनी तर्क नहीं है। तो अब आते हैं इस आदेश के सबसे जरूरी हिस्से पर, जब रक्षक ही भक्षक बने। हाँ, जस्टिस नीला गोखले ने पुलिस के आचरण और न्याय व्यवस्था पर इसके असर के बारे में क्या कहा? यहीं पर इस आदेश का सार है। उन्होंने कहा कि आरोपी कोई साधारण अपराधी नहीं है, वो पुलिस अधिकारी हैं। वो भी पुलिस की एक एलीट ब्रांच, क्राइम ब्रांच के सदस्य। उन्होंने अपने पद, अपनी वर्दी, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके नागरिकों को डराया, उन्हें अवैध हिरासत में रखा और पैसे वसूले। ये रक्षक ही भक्षक बने वाला क्लासिक मामला है। बिल्कुल। और अदालत के शब्द बहुत शक्तिशाली थे। कोर्ट ने कहा, पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध पूरी न्याय प्रणाली की अखंडता को कमजोर करते हैं, जनता के विश्वास को खत्म करते हैं और कानूनी कार्रवाई की निष्पक्षता से समझौता करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जब पुलिस अपराध करती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, वो पूरे सिस्टम के भरोसे पर हमला है। कोर्ट ने इस पर भी जोर दिया कि कानून लागू करने वालों को आम नागरिकों से ज्यादा ऊंचे नैतिक और कानूनी मानकों पर रखा जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि समाज ने उन्हें कानून की रक्षा करने की विशेष शक्ति दी है। जब वो ही उसका दुरुपयोग करें तो अपराध कई गुना गंभीर हो जाता है। और शायद जमानत न देने का एक बड़ा कारण ये भी था कि वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते थे। बिल्कुल। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन का डेटा डिलीट कर दिया था। ये सबूत मिटाने की सीधी कोशिश थी। और गवाहों को डराने का भी खतरा था। जाहिर है, वे खुद सिस्टम का हिस्सा हैं। ऐसे में उन्हें जमानत देना गवाहों को सीधे खतरे में डालने जैसा होता। तो इन्हीं सब कारणों से अपराध की गंभीरता, पहली नजर में सबूत और जांच को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सही कहा। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ये मामला सिर्फ कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की एक गहरी पड़ताल है कि जब सिस्टम के ही लोग उसे खोखला करने लगे तो न्याय कैसे हो। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अदालत ने खुद जांच में पक्षपात की आशंका जताई, क्योंकि यहाँ पुलिस ही पुलिस की जांच कर रही थी। SIT का बनना और फिर अचानक भंग हो जाना, चार्जशीट से सबसे गंभीर धारा का हट जाना, ये सब उसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब समय आ गया है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो ये सुनिश्चित कर सके कि जब वर्दी पर दाग लगे तो उसकी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हो, ताकि न्याय सिर्फ हो ही नहीं बल्कि साफ साफ होता हुआ भी दिखे।